नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। समकालीन भारत एवं विश्व। ठीक है, अब खंड 2 आ रहा है इसमें, समकालीन भारत एवं विश्व। ठीक है, पुस्तक का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व, कक्षा 9 की है ये, एन सी ई आर टी की है ना। खंड 2 चालू करेंगे अपन ने, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब ये चौथा पार्ट है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, क्योंकि यहाँ से लाइन उठा के दे दी जाती है, तो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं खंड 2, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चाराबाज समुदाय की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्था भी है, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों, वनवासियों, घुमंतु किसानों और खाने की चीज़ें बीन कर गुजर करने वालों की ज़िंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। दोबारा सुने, आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतु किसानों और खाने की चीज़ें बीन कर गुजर करने वालों की ज़िंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी ज़िंदगी का कोई महत्व ही न हो। खंड 2 के अध्याय में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं, अपनी दुनिया को, और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग पूरी तरह से उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम आज रह रहे हैं। वे गुजरे हुए ज़माने के बच्चे कुछ लोग ही लोग नहीं हैं। अध्याय 4 के बारे में बता रहा है। अब ये आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विभिन्न समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदय का विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया। इन नई ज़रूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदल गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए व्यवस्थित किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियाँ बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा। भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास पर क्या असर रहा। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों, रेगिस्तानों, मैदानों, पठारों में चरवाहों के पदचिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चारागाहों के सिमट जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आगमन, उनके समुदाय के साथ उनके संबंधों, बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे डालते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। अतः हम विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना, बूझना शुरू नहीं करेंगे।
तब तक इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़े प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। ये कोई बैकग्राउंड में फोटो दे रखा है भाई। वन समाज और उपनिवेश। अब आ रहा है पार्ट 4। वन समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानें जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियों, दरवाजे, खिड़कियाँ बेरंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉपिक के सेलोफेन रेफर, वीडियो के तंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म सौदा, टेनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो जंगलों से ही आती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में, ठीक, 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 129 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्र का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ये आ सकता है अब 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, ठीक है ना, 1700 से 1995 के बीच, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। बताइए 1700 से लेके और 1995 तक कितना प्रतिशत साफ हो गया? 9.3, यानी कि 139, 1700 से 1995 तक। ये जंगल है भाई। लंबे लंबे पेड़ हैं। यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी कम ही पहुंच पाती है। इस क्षेत्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्य वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। सन 1600 में कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों से जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया।
पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल कौन कौन सी है? पटसन, गन्ना। क्या गेहूं भी व्यावसायिक फसल है? गेहूं या कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। अब भाई दे रखा है तो गेहूं है व्यावसायिक फसल, पटसन है, गन्ना है, कपास है, ये तो पता है। गेहूं कंफ्यूज कर रहा है बस। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों के अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक मतलब उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। कितनी? 67 लाख। 1880 से 1920। बताइए 1880 से 1920 कितना हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल बढ़ा था, कृषि लायक भूमि बढ़ी थी? 67 लाख। 67 लाख। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत बोलते हैं ओक को, के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? बलूत यानी कि ओक। और जहाज़ों के बिना शाही सतह कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी? 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। 1820 में एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1820 के दशक में 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आगमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में भी लकड़ी की भारी जरूरत थी। स्लीपरों के रूप में 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 और 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। 1000 मील लंबी रेल पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइन का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। कितनी बिछाई जा चुकी थी? 1890 तक 25,500 किमी लंबी लाइनें 1860 के दशक से और 1890 तक। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किमी तक बढ़ चुकी थी। अब वो ये पूछेगा, बताइए 1890 में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई कितनी थी? 25,500 और 1946 में 7,65,000। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। प्रतिवर्ष 1850 के दशक में। कहाँ? अकेले मद्रास में। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे।
अब बागान को बाद में पढ़ेंगे, अब जो रह रहे हैं ना इनको देखते हैं ना एक एक को। ये क्या है? ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर लौटती औरत है। ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर लौटती औरत है। लट्टे ले जाता हुआ ट्रक, ये ले जा रहा है। साइकिल चल रही है भाई, उस समय फोटो है। एक क्रॉस के चिन्ह क्यों लगा रखे हैं, पता नहीं भाई। लट्टे ले जाता हुआ ट्रक। लट्टे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे। स्रोत क है ना, और स्रोत क क्या है इसको ही देख लेते हैं पहले। मुल्तान और सुक्कर के बीच, मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई गई थी 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से। इसके लिए 10 फुट 10 10 बाई 10 10 फुट 10 इंच और 5 इंच यहाँ 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। यहाँ फिर 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन जंगलों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन 1 टन व 1 मन प्रति टन मिल के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झाड़ के जंगलों से लाया जाता था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। ईपिंग स्टेंगिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग 1923। 22 लाख। एक मील लंबी रेल पट्टी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पट्टी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ के 3 से 5 स्लीपर बन सकते हैं। जो हिसाब कर देखें कि 1 मील लंबी पट्टी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झाड़ के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। ई स्टेविंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग सेकंड 1923। ठीक है, ये क्या है? रंगून के एक लकड़ी गोदाम है। लकड़ी के सहता हुआ हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगल और लकड़ी के गोदाम में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। सहती, ये लकड़ी है, ये ले रहा है उसको काम। सहतीर क्या काम आते थे भाई? एक ऊपर बैठा है
एक नीचे से इसको हाँक रहा है। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सह तीर सहेजता हुआ हाथी। बांस के बड़े कासालांग नदी में बहकर बांस के बेड़े कासालांग नदी में बहकर जाते हुए चिट्टगांग पर्वतीय पट्टी। बांस के बेड़े कासालांग नदी में बहकर जाते हुए चिट्टगांग पर्वतीय पट्टी। नदी में जा रहे हैं, ऊपर से काट के इनमें बहा के किनारे हैं। फिर स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों की को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। स्लीपर वो है, ये आड़े आड़े नहीं लगाते हैं क्या अपन, अब तो क्या सीमेंट के लगाते हैं, पहले लकड़ी के लगाते थे। जैसे कि ये अब पटरी इस पे जाएगी। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण छोटा नागपुर मई 1897 1897 का फोटो है। शायद यह कोई अंग्रेज अधिकारी है। मई 1897 रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने इनसे पटरी बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। गजब, घर बनाने के लिए नहीं थी, वो बनाने के लिए थी। और ये क्या है, इसको देखते हैं। स्रोत का है, पड़ती ज़मीन पर कब्जा करके उसे खेती का योग बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के हांडुरास के बारे में लिखते हैं। लिखते हैं, आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी ज़मीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महाशक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक समाज के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को भी नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के घरों जैसे हैं जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रंट कंपनी का गठन हुआ जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका के केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि उन्हें बबनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। बबनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बबनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। डेविड एस्पर द रेटिक ऑफ एम्पायर 1993 में उद्धृत। अमेरिकी लेखक रिच हार्डिंग। और ये क्या है, किसी भी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीपीय खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारेंद्र जेरियो की अपनी ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरु नेदेरी
क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे। किसी स्थान पर खेती नहीं होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारदिनजेजेरियो की अपनी ज़मीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नुगरुनेंदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह ज़मीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। ये फोटो है भाई। एंड द विलेज वर फुल, जब घाटियाँ भरी पड़ी थी। जॉन डॉसन की पेंटिंग। लोकातो जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तरी अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थ था अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। बीसन है बीसनों, बीसनों 1860 के बाद। शानदार पेंटिंग है। ठीक। हाँ, आगे चलते हैं। बॉक्स के स्रोत के, बॉक्स 1 और स्रोत के। पटरी पर स्लीपर। बांस के बड़े कॉसलोंग नदी में बहकर जाते हुए चिटगांग पर्वतीय पट्टी। रंगून के एक लकड़ी गोदाम, लकड़ी के सहजता हुआ हाथी। पेड़ काटने होंगे। लट्टे ले जाता हुआ ट्रक। अवय बागान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ेबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। चाय कॉफ़ी की। प्लेसर ब्रांड टी। प्लेसर ब्रांड टी। अच्छा, ये कब का है? द लंदन डे ग्लासो टी इम्पोर्टेस एसोसिएशन सुपर टीस 2.6 इंटू 3 इंच पर पाउंड, 2 इंच, 2.6 इंच एंड 3 इंच पर पाउंड। प्लेजर ब्रांड चाय। प्लेजर यानी कि ज़मीन अपनी और साधन अपने, लेकिन व्यापार कोई और कर रहा है। बागान है।
इसके बाद में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोग द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारी द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायटिच वैन डिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। किसको बुलाया? उन्होंने जंगलों का उपयोग व्यापार द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डायटिच वैन डिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। डायटिच वैन डिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को बुलाया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो उसको अपन पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया, ऐसे कह सकते हैं। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। अभी आ सकता है, बताइए भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। यहाँ पर किसने की थी? ब्रेंडिस। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864। किसने की? ब्रेंडिस ने। और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? है ना, 1865। भारतीय वन अधिनियम 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में। किसकी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। और भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में। और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज परिस्थिति विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। उनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इससे बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिशत काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। 1865 में वन अधिनियम
तो देख, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में और भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ 1865 में, और इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1906 में देहरादून में। स्थापना हुई थी किसकी? वैज्ञानिक वानिकी। काफ़ी फैक्ट है इसमें। फिर 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में, फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। अब वो ये पूछेगा, बताइए 1878 के अनुसार वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? जब आरक्षित सुरक्षित तो बता देंगे, ग्रामीण कंफ्यूज करेगा। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। आई बात समझ में? वैज्ञानिक वानिकी, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह पर नए पेड़ लगाए जाते हैं। पीछे रहे उनको देख लेते हैं। यह है भाई द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, भारत। ब्रिटिश साम्राज्य में खुला फैला वानिकी स्कूल, इंडियन फॉरेस्ट खंड। द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, भारत। ठीक। कांगड़ा का एक देवदार बागान, 1933 में। इंडियन फॉरेस्ट रिकॉर्ड भाग 15, 1933। चिन्ह लगा रखे हैं इनमें, देखिए। इटली स्थित टक्सनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं, पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं है। व्यवस्थित गलियारा। लाइन बाय लाइन लगा रखे हैं, काफ़ी ऊँचे हैं यार। पॉपुलर, यदि 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर ईंधन आपूर्ति की जिम्मेवारी होती, तो आप इसके लिए कौन कौन से कदम उठाते? क्वेश्चन तो सही है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ब्रेंडिस, भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी 1864, भारतीय अधिनियम 1865, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में। 1878 और 1927 में। आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। ये क्या है? जंगलों से महुआ, महुआ इंडिका यानी बीनना। गांव वाले उजाला होने के पहले उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते हैं।
महुआ के पेड़ बेशकीमती है। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा सकता है। इनके बीजों से तेल भी बनाया जाता है, शराब भी खाया भी जाता है और तेल भी बनाया जाता है। महुआ। ठीक है। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। सागौन और साल। वन इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों पर विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बाँस से बेहतरीन वाड़ें यानी वाड़ें बनाई जा सकती है और इसका उपयोग छतरी या टोकरी बनाने के लिए किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको। ठीक है ना, पत्तों को जोड़ सही है। खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। पहले बनते थे भाई, अब तो रेडीमेड बनने लग गए कि खाई और वो पटक दी। उनसे कोई प्रदूषण भी नहीं होता था, आग लगने पर भी सब बराबर हो जाते थे। सियादी, सियादी, पुर्तिया, सियादी, भूरिया, वाली, सियादी। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सियादी। सैमूर, सूती रेशम की कांटेदार छालियाँ सब्जियाँ छीली जा सकती है। महुआ पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। आई बात समझ में, दोबारा ले ले। वो पूछेगा क्या, देखे। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। बताइए किस पेड़ की लताओं से रस्सी बनाई जाती है। सियादी। और सेमूर, सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। सेमूर। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। महुए के पेड़ से निकाला जा सकता है। वन्य अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस सैंटते थे। जलवानी लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। मुफ्त खाने पीने की सामान्य बात थी। ठीक। वन प्रदेशों में रहने वाले बच्चे पेड़ पौधों की सैकड़ों प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। आप पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियों के नाम जानते हैं। खलिहानों से अनाज लाते हुए। खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बंधी टोकरियों को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती है।
अनाज। अनाज ला रहे हैं। सूखते हुए तेंदुपत्ते। सूखते हुए तेंदुपत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और वृद्ध ही मुख्यतः पत्ते इकट्ठे करते हैं। दौंदा पैतड़। पहले मिलती थी ये पैतड़, यानी जिसमें अपन जैसे कि शादी ब्याह में भोजन खाते थे। अब तो रेडीमेड आती है, सफ़ेद सफ़ेद वगैरह सी। ठीक, आगे चलते हैं। अब है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। ठीक, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंती खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं। किसके? झूम या घुमंती खेती। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि आ चुका है क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम खेती को लादें। मध्य अमेरिका में मिल्का, है ना, मिल्पा। अफ्रीका में चितमैन या तावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंती खेती के लिए दया, पैदा, बेबर, नेवड़ू, झूम, पांडू, कंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। दोबारा से पढ़ते हैं। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी में बोलते हैं झूम खेती को। दक्षिण पूर्वी एशिया में या फिर वो ये दे देगा, बताइए झूम खेती को ला दें कहाँ बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी पश्चिम एशिया, ऐसे। दक्षिण पूर्वी एशिया में ला दिंग। दक्षिण पूर्वी एशिया। अमेरिका में है ना, आ की मात्रा है आ। अमेरिका मिल्पा। ठीक है, ये तो याद होगा, अमेरिका मिल्पा। अफ्रीका चितमैन या तावी। अफ्रीका में चितमैन या तावी। और श्रीलंका में चेना। अफ्रीका में चितमैन ना भाई, चित है जो जिसमैन का। अफ्रीका में चितमैन या तावी। ठीक, वो ये पूछेगा बताइए यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो अफ्रीका में चितमैन या तावी, श्रीलंका में चेना। और हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए दया, पैदा, बेबर, नेवड़ू, झूम को तो जानते हैं, पोंडू, खंदाद, कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। दोबारा देख ले। दया पैदा, बेबर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद, कुमरी। दया, है ना, पैदा, बेबर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद, कुमरी ऐसे कुछ स्थानीय नाम है। घुमंत कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और चलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर तो एक साल खेती करने के बाद
इन खेतों में 2 एक साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है। 2 एक साल, ओनली 2 एक साल ही, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा, लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। मध्य भारत और अफ्रीका में तो किया जाता है ज्वार बाजरा, ठीक है ना। मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा और ब्राज़ील में कसावा। ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2 एक साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वह फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में क्या उगाया जाता है, ज्वार बाजरा, ठीक है ना। ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। तो मध्य भारत और अफ्रीका में उगाया जाता है ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में उगाया जाता है कैसावा, लैटिन अमेरिका अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो। ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाएं। कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाएं, नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप उनके समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। जंगल के पेंदा या पौंदू हिस्सों को जलाना। घुमंती खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्य चट्टानों के ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। जंगल के पेंदा या पौधे हिस्सों को जलाना। घुमंतु खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में फिर बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा से सिंचाई के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा पेड़ है, यही जल गया। टोंगा खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से लिए गए इस क्षेत्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। ये क्या है? ये एक परिवार है शायद। टोंगा खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से लिए गए क्षेत्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पूर्व धरती में छेद बनाते थे, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। 1921 में
ठीक। अब शिकार की आज़ादी किसे थी? ये है, अब कुछ रहा थोड़ी है। टोंगा खेती, बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न से। श्रीलंका में चेना, ये आ सकता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में लादेंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितफैन व तावी, श्रीलंका में चेना। और हिंदुस्तान की घुमुत खेती के लिए दया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदात और कुमरी। आगे चलते हैं, क्या है? खलिहानों के अनाज लाते, खलिहानों से अनाज लाते हुए। आगे चलते हैं, शिकार की आज़ादी किसे थी? पाठ देख लेते हैं कितना रह रहा है। ये तो एक मार दिए भाग ये अंग्रेजन ने। और ये कोई हिंदुस्तानी है ये। नेपाल में है। ठीक, कहाँ थे अपन? यहाँ थे। शिकार की आज़ादी किसे थी? ठीक है, शिकार की आज़ादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। तो अंग्रेजों को क्यों नहीं देते थे दंड? जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आर्केट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों के शिकार पर 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख से तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। 1875 से 1925 के बीच ये कहीं खा रहा है इनका। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा तो बाघ, ठीक है ना, 1875 से 1925, और 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा।
अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। जॉर्ज यूल, 400 बाघ तो बहुत हुए भाई। जॉर्ज यूल हत्यार हुई होगा कहीं। और देख ले, आम जनता को तीतर वगैरह इनका शिकार करवा की छूट को नहीं है। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि उनको मारा जाना चाहिए। यह है भाई। देख, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग, ये कौन था? जॉर्ज यूल। फोटो मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे। साहब को बस गोली भर चलाना होता था, गोली भर चलाना होता था। ये सब हिंदुस्तानी है, लोकल है सब, सिर्फ एक ही तो है ये अंग्रेज। ये बागन की जगह या कुछ सल्टा देता है कहीं यार। ठीक है। बेगा मध्य भारत के एक वन समुदाय है। 1892 में जब उनकी घुमंतु खेती पर रोक लगा दी गई तो उन्होंने सरकार को ये याचना दी, हर रोज़ हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है, घास उगाने वालों को उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। बेरियर एल 1939। माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा, दिस फिशर्ड लैंड इन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इंडिया में उद्धृत। मछली मारने वाला लड़का, मछली मारने वाला लड़का। बच्चे अपनी माँ के साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्दी ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को जिससे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े हैं, भाग में मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चली आती है। ठीक, आगे चलते हैं। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रह रहे मैनीयोक उगाने वाली ब्राज़ील अमेज़न के 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनीयोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनुदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र दोबारा ले ले है ना। दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनुदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार
चौकियों क्यों नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक क्या है उगाने वाले ब्राज़ीली एमोजेन के मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। मैनियोक उगाने वाले किस समुदाय के थे? मुनुदुरुकु। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे कि खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी क्या है? स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरोवा, कैराचा, येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे के मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा है ना, कैराचा, येरुकुला, कोरावा, कराचा, येरुकुला क्या है? ये है चरवाहे या घुमंतु समुदाय है। चरवाहे यहाँ पर समुदाय, घुमंतु समुदाय। कोरावा, कराचा, येरुकुला। बताइए येरुकुला क्या है? यहाँ पर कोरावा, कराचा, येरुकुला क्या है? घुमंतु समुदाय, यहाँ पर चरवाहे। कहाँ पे कौन सा स्थान है इनका? यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी। अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों में, बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल और उराव व छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों ही की भर्ती की गई। असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल उराव, झारखंड के संताल और उराव कहाँ के हैं? झारखंड के। छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द व औरत दोनों की भर्ती की गई। सुनो मेरी बात, ये बताइए संथाल और उराव कहाँ के आदिवासी हैं? झारखंड के। और छत्तीसगढ़ के गौड़। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संताल और उराव व छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थिति उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। इजारेदारी का मतलब है एकाधिकार।
पुतुमायो में रबड़ की निकासी। पुतुमायो में दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। एमेजोन में पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी वेस्टेस व पेरुवियन राज्य में द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो से कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेकार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ का संग्रहण कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों को कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। और मैंने जो चलाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकोलस डकर्स, कॉलोनिज्म एंड कल्चर 1992। माइकल ताउसिंग, कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ द डेथ। यह कंपनी का नाम है पेरुवियन रबड़ कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन राज्य में। का ही नाम है मैनेजर को। मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। वन विद्रोह। ठीक, आगे चलते हैं। वन विद्रोह है। अब वन विद्रोह अब है वन विद्रोह। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संताल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा? सिद्धू और कानू संबंधित थे संताल परगने से। सिद्धू और कानू है ना, संताल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। जब संताल परगना में सिद्धू और कानू, ठीक है, संताल परगना में सिद्धू और कानू, और छोटा नागपुर में संताल परगना में सिद्धू और कानू, ठीक है, और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। बस्तर के लोग बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर में विद्रोह हुआ था 1910 में। बस्तर के लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है।
बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। कौन सी नदी? इंद्रावती। पूरब से पश्चिम। वास्तव में मरिया, मुड़िया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। मरिया, मुड़िया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। मरिया, मुड़िया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग ज़बानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेती और त्यौहार पर धरती को चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। क्योंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है। चौहदी मतलब क्योंकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। चौहदी शायद जो सीमा होती है ना बाउंड्री गांव की, मेंढा बोल सकते हैं पर बाउंड्री वो है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। देवसारी क्या है? दांड या मान क्या है? एक गांव का दूसरे गांव के क्षेत्र से जंगलों से कुछ हिस्सा लेना, जब वो कुछ टैक्स देते हैं ना उसको ही कहा जाता है देवसारी, दांड या मान। क्या कहा जाता है? देवसारी, दांड या मान। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहाँ एक परगने गाँवों का समूह, गाँवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। परगने, देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। तो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। ठीक है। बस्तर में सेना का कैंप 1910। सेना का कैंप 1910 का फोटो है। ये बरगद का पेड़ है। पेड़ के नीचे ये एक गाड़ी के नीचे बैठे हैं कुछ। ये शायद सैनिक है। बस्तर में सेना के कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया। सेना तंबुओं, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहाँ एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहा है। ठीक है। और ये क्या है? सन 2000 में बस्तर 1947 में बस्तर रियासत को काकेकर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। महाराष्ट्र, भोपालपट्टनम, आंध्र प्रदेश है ना। आरक्षित वन, नदी, सड़क, रेलवे लाइन और मुख्यालय जिला, तहसील, राज्य, जिला, तहसील। दुर्ग, चरमा, महानदी, लहरपुर, रायपुर, राजनांदगांव, भानुप्रतापपुर, पाखंजूर, कोटरी, नारायणपुर, अबूझमाद, पहाड़ियाँ, कोड़ागांव, इंद्रावती, बीजापुर, गोदावरी, वेलाडीला पहाड़ियाँ, तेलुपरू,
दंतेवाड़ा, मालेगांव, कुकानार, कांगेर, ये है कांगेर, कांगेर, सबरी, जगदलपुर, बस्तर, इंद्रावती, दंतेवाड़ा, बेलाडीला पहाड़ियाँ, कोटा, कोलाब, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप है। अंतागढ़, केशकाल, अंतागढ़, अंतागढ़, कांकेर, महानदी, नहरपुर, दुर्ग। नक्सलवादी हमले सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ, ठीक है ना। दुर्ग, अंतागढ़, नारायणपुर, कोड़ागांव, अबूझमांद पहाड़ियाँ, इंद्रावती, बोलाडीला पहाड़ियाँ, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तलपेरू, मालांगेर, कुकानार, कांगेर, सबरी, बस्तर, जगदलपुर, कोलाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर है रायपुर, उड़ीसा। ठीक। सन 2000 में बस्तर, 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया। 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। ये है कांगेर। आगे चलते हैं। बस्तर के लोगों के भय, ठीक। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभागों के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। वनग्राम। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बड़े हुए लगानी तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेकार और चीज़ों की निरंतर मांग से रहे थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 में, 1900 में और फिर 1907 और 1908 में। कब आया काल? 1899 में, 1900 में, फिर 1907-08 में। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर जहाँ कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठे होते थे वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम से सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेतानार गांव के गुड़ाधूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। देखे कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के और नेतानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन का अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संकेत था। आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों, व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं को एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा। पुलिस वाले, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों, प्रवासियों को हजम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। पुलिसवासियों,
व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों को हजम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोली चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते, उन्हें सजा देते। सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लग गए। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोह की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। 1910 से पहले की योजना से बस्तर के जंगली लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोगों के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक ने 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें। जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव है ना, इससे पहले जो कुछ रहा है उनको देख लेते हैं। बस्तर में रहने वाले तीतरे बोल रहे जो बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकिली ने बताया कि बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़ाई के बारे में, जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, बताते हैं। कनकापाल के पोदियामी गंगा को उनके पिता पोदियामी तोकली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर ज़मीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए ज़मीन ली जा रही है। यह देख उसके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकली को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। यह आंदोलन अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हर एक गाँव में 2-4 लोग जगदलपुर गए। चितपाल के गार की देवा और मिखोला, माँ की मिरास के धौल और अबूरा बूंदी, वाले रास का बांदा पांडू, पालेम का ऊंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह से नंदरासा के एक बुजुर्ग चंद्रू ने कहा कि लोगों की तरह पूर्णिया थे। पालेम से मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोयला धुरवा और पंड्या माजी, हर परगना से लोग अलनार तराई इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। गुंडा दूर उड़ सकते थे, इसलिए उड़ निकले, लेकिन तीर कमार वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झोंपड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे। फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बच सके किसी तरह अपने गांव घर पहुंचे। भोड़िया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारगा स्कूल जला दिया। केसलून में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापाल राजूर में भी एक स्कूल जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया। एक दस्ता करंज स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोड़िया माजी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिल्ली चले गए। भूजी माजी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। डेवलप पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम लिखा पत्र।
ठीक, ये तो पढ़ लिया है अपन ने। ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, बस्तर के लोग है ना। देवासारी दांड या मान कहा जाता है। इसके बदले एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदारी रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगनी गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों के भय। देवसारी दांड या मान कहा जाता है। बताइए देवसारी दांड या मान क्या है। देवसारी दाढ़ या मान एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगी। ये वैसे ही 1857 की क्रांति में चपातियाँ घूमी थी ना प्रतीक के तौर पे, ऐसे ही आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर। अब है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। ठीक है, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। ठीक है ना। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या था, जावा। लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था, यानी कि वनों से भरा पूरा था। ठीक है ना। वन आच्छादित, वनों से आच्छादित था, यानी कि वन प्रचुर मात्रा में थे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। क्या था? डच उपनिवेश। और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। जावा। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदान में ढेर सारे काम थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। 1600 में कितनी थी? 34 लाख थी। बताइए 1600 ईस्वी में जावा की जनसंख्या कितनी थी? 34 लाख। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दो राज्यों में बराबर बांट दिया गया। 2 वर्ष देख ले। जावा के, यानी कि जावा में कौन से समुदाय के लोग रहते थे? कलांग। कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, 1755 में 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौनों की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। सागौन की। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1770 में कलांगों ने कलांग समुदाय 6000 कलांग परिवारों को भी
डच वैज्ञानिक वानिकी 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा में 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। 1882 में 1882 में 2,80,000। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्टों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढूंढने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। लकड़ी ढूंढने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को व्लेंडोंग-डिएनस्टेन के नाम से जाना जाता है। व्लेंडोंग-डिएनस्टेन आ सकता है क्या? है नहीं आएगा यार, के नाम से जाना जाता है। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। जंगल में सागौन की लकड़ी ले जाती मालगाड़ी, औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर। लकड़ी ले जाई जा रही है भाई। ये आदमी खड़े हैं यहाँ पे, देखिए। इसके बाद में स्रोत है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। डर्क वॉन होजेनड्रॉप, पेलुसो, रिच फॉरेस्ट, पुअर पीपल, 1992 मुद्दत। और ये क्या है? इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमातान, पश्चिम इरियान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहाँ डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप, जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। डच ईस्ट इंडीज़ 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000, 1% से कम। चीन 1930 12 लाख, 2%। रबड़ और चीन के लिए इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे। देख, ये तो जावा है ना? ये जावा है, बटाविया, ईस्ट, डच, सुमात्रा और बोर्नियो
मलाया राज्य, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। सिंगापुर, सारावाक, उत्तरी बोर्नियो, कुआलालंपुर। इसके बाद में सेलेवेस, इंडीज। इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमातान व पश्चिम इरियान में स्थित है। जावा ही वह जगह है जहाँ डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। डच ईस्ट इंडीज। 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000, 1% से कम। चीन 1930 12 लाख, 2%। रबड़ और चीन के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे। यूरोपीय आबादी है ना, और चीन 1930 12 लाख। रेलवे लाइन, जावा, बटाविया, पुर्तगाली तिमोर। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागोनी थी। स्क्रॉच आर्च पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आराम मशीनों, सागौन के विशाल लट्टों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानी को हाथ नहीं लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने की बात करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। जापानियों ने, बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ की खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। भस्म कर भागो नीति क्या है? जावा पर जापानियों के कब्जे के ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपने, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्टों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानी को हाथ नहीं लग पाए। इंडियन म्यूनिशन बोर्ड, सूले पगोड़ा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार। वॉर टिम्बर स्लीपर 1917। इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड, सूले पगोड़ा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार। वॉर टिम्बर स्लीपर 1917। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम नहीं होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगह के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। 1917 का चित्र फोटो है। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणामस्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान भर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कुडू, कान, राही इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर
इनकी रक्षा की। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कोडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर उनकी रक्षा की। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कोडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन वृक्षों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। सुन मेरी बात। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान भर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा कोडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। सरना, देवरा कोडू, कान और राही धार्मिक स्थल। सरना, देवरा कोडू, कान और राई। कुछ गांव तो वन वृक्षों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। ये फोटो है कब का? डच औपनिवेशिक शासन का दिन, रैमबैंग में लट्टों का गोदाम। लट्टों का गोदाम। रैमबैंग में क्रियाकलाप। जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं? ये बदलाव क्या है और क्यों हुए हैं? एक औपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बातचीत के संवाद लिखें। प्रश्न: औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूह को कैसे प्रभावित किया? झुम खेती करने वालों को, घुमंतु और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनांचल क्षेत्र में 70 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह है 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारणों की भूमिका बताएं। 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 70 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले 10.86 हेक्टेयर से घटकर 9.89। 1% ही तो घट रहा है, ज़्यादा नहीं घटा। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताइए। 1880 से 1920। रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और किसान। युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्धों से ये पार्ट हो चुका है, अब कुछ रहा है ना, उनको देख लेते हैं। सामन की चुनौती। जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाते मालगाड़ी। सागौन ये सागवान है, आई बात समझ में?
हाँ, सागवान है। सागौन सागौन ने कंफ्यूज कर दिया। जावा के जंगलों में बदलाव। बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग इस लड़के के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं। ठीक, भौड़िया ने 400 लोगों को इकट्ठा कर लोगों के भय। सन 2000 में बस्तर वन विद्रोह। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार। पूत उपायों में रबड़ की निकासी। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। हर रोज़ भाका करते हैं, भाका। पैंदा या पौंदू हिस्सों को जलाना। डोंगा खेती। वैज्ञानिक वानिकी। दी इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, भारत। 64, 1864, 1865, 1906 में, देहरादून। वैज्ञानिक वानिकी। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। मुल्तान और सुक्कर के बीच। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहते सहते हुआ हाथी। कब का फोटो है? फोटो का तो पता नहीं है यार। कासालंग नदी में। पटरी पर स्लीपर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।